हम आहार में असावधानी न बरतें। जीवनोपयोगी सामान्य ज्ञान प्रकृति ने सभी के लिए सुलभ रखा है। उसी के बलबूते पर सृष्टि के सभी जीव जंतु अपने आरोग्य की रक्षा करते हैं। आरोग्य विद्या का जानना सभी के लिए नितांत आवश्यक समझकर प्रकृति ने यह कृपा की है कि न्यून या अधिक बुद्धि वाले किसी भी प्राणी को उस ज्ञान से वंचित नहीं रखा है। कदाचित यह ज्ञान डॉक्टरों और विद्वानों तक ही सीमित होता, शिक्षालयों में ही उसकी जानकारी संभव रही होती तो केवल सुशिक्षित लोग ही निरोग रह पाते और उस जानकारी के अभाव में बेचारे अल्प बुद्धि वाले प्राणी रोग ग्रसित दृष्टिगोचर होते। धन्यवाद है कि परमात्मा से ऐसी भूल हुई नहीं है। उसने अपने हर इंद्रियों को इतना स्वाभाविक ज्ञान प्रदान कर रखा है कि यदि प्राणी अत्याचार न करे और इंद्रियों को अपनी प्रेरणा के अनुसार काम करने दे तो उसके आरोग्य एवं दीर्घ जीवन के संबंध में कोई गतिरोध उत्पन्न ही न हो। पेट की पाचन क्रिया। पेट में कोई वस्तु मुख में होकर ही जाती है। मुख के दरवाजे पर दांत, जीभ और कंठ, यह 3 डॉक्टर इस योग्यता से संपन्न नियुक्त किए गए हैं कि वे कोई अनुपयुक्त ऐसी वस्तु भीतर न जाने दे जो हानिकर अहितकर हो। दांत इसलिए हैं कि वे हर चीज को इतना पीसे कि कंठ के बहुत छोटे से छेद में बारीक पिसा हुआ एवं तरल बना हुआ आहार नीचे आसानी से उतर जाए। गले में बहुत छोटा छेद इसीलिए रखा गया है कि वह कोई कम पिसी, मोटी, सूखी चीज भीतर न जाने दे। जीभ इसलिए है कि क्या आहार अपने उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त, इसकी परीक्षा बारीकी से किया करे और जो वस्तुएं अपने शरीर के लिए हितकर हो उन्हीं को ग्रहण करने की स्वीकृति दे। कंठ, दांत और जीभ, इन तीनों की ही चाबी आमाशय के पास है। पहले खाया हुआ भोजन जब तक भली प्रकार हजम न हो जाए और नए भोजन की जब तक आवश्यकता न पड़े तब तक वह खाने की रुचि और चेतना ही उत्पन्न नहीं करता। उस स्थिति में खाई हुई कोई चीज स्वास्थ्यकर होते हुए भी केवल हानि ही कर सकती है। पाचन क्रिया की खराबी को रोगों की जड़ बताया गया है। यह खराबी तभी उत्पन्न होती है जब मुख में नियुक्त 3 डॉक्टरों की और पेट में नियुक्त व्यवस्थापक की आज्ञाओं का उल्लंघन करके हम हर प्रकार धींगी करने पर उतारू हो जाते हैं। वे बेचारे पाचन यंत्र बहुत दुर्बल है। घड़ी के पुर्जे जितने नाजुक होते हैं उससे भी अधिक संवेदनशील है। घड़ी के साथ कोई धींग मस्ती करे तो उसे खराब होना ही पड़ेगा। पाचन यंत्र की दुर्गति भी इसी कारण होती है। बुझाई अग्नि पर चढ़ी कढ़ाई। सृष्टि का कोई भी प्राणी खाने की प्रक्रिया तभी आरंभ करता है जब पेट में क्षुधा जागृत होती है। बिना भूख के खाना बुझी हुई अग्नि के ऊपर कढ़ाई पकाने के प्रयत्न के समान है। सिंह तभी शिकार पर आक्रमण करता है जब उसे भूख लगी हो। पेट भरा होने पर वह भोजन की चिंता छोड़कर आनंद मनाता रहता है। कदाचित कोई शिकार पकड़ में भी आ जाए तो उसे मारकर कहीं छिपा देता है और खाता तभी है जब कड़ाके की भूख लगती है। कुत्ते का पेट भरा हो और उसे कहीं से रोटी मिले तो मुंह में दबा कर ले जाता है और जरूरत के वक्त खाने के लिए पंजों से जमीन खोदकर गाड़ आता है। अन्य सभी जीव जंतु भूख न होने पर आहार के लिए मुंह नहीं खोलते। प्रकृति ने उन्हें जो सामान्य ज्ञान दे रखा है उसके आधार पर वे जानते हैं कि बिना भूख खाना अपने लिए घातक विपत्ति को आमंत्रण देना है। केवल बुद्धिमान कहलाने वाला एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने बौद्धिक अहंकार के कारण स्वादिष्ट भोजनों के लोभ में अथवा बुरी आदतों का आदी होकर बिना भूख खाता रहता है और बेचारे पेट की शक्तियों को निरंतर कुचल कुचल कर नष्ट करता रहता है। अंधाधुंध चलने वाली रेलगाड़ी किसी स्टेशन से अगले स्टेशन को तब छूटती है जब अगले स्टेशन वाला यह स्वीकृति दे दे कि लाइन साफ है और गाड़ी छोड़ी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि एक लोहे का गोला प्रमाण पत्र के रूप में इंजन ड्राइवर को मिलता है। तब उसे टोकन या टेबलेट कहे जाने वाले गोले को लेकर गाड़ी अगले स्टेशन के लिए रवाना होती है। यह गोला एक सुरक्षित ऐसी अलमारी में रखा रहता है जिसे खोलना अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। यह टोकन लिए बिना गाड़ी चल दे
तो दुर्घटना होकर रहेगी। मनमानी करने वाला ड्राइवर चाहे जब ट्रेन दौड़ा दे, टोकन आदि की परवाह न करे तो वह विपत्ति ही उत्पन्न करेगा। ऐसी उद्दंडता करने वाले ड्राइवरों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। हमारे शरीर में आहार की रेल को चलाने का भी यही कायदा है। आहार एक है, उसे मुंह के स्टेशन से पेट के अगले स्टेशन के लिए तभी छूटना चाहिए जब पेट का स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर होने का आदेश दे दे। पिछला अन्न ठीक तरह पच नहीं पाया, खुलकर भूख लगी नहीं, ऐसी दशा में नया बोझा लेकर आमाशय पर पटक देना उसके साथ सरासर अन्याय है। स्टेशन की लाइनें गाड़ियों से भरी हैं, वे गाड़ी हटे तभी तो नई गाड़ी वहां बुलाई जा सकती है। पहली खड़ी गाड़ियां पटरी से हटाए बिना उस पर और गाड़ी बुला ली जाए तो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी और भयंकर हानि होगी। बिना भूख खाना बिल्कुल इसी तरह का है जैसे लाइन साफ हुए बिना एक रेल पर दूसरी रेल चढ़ा देना। पेट से तीव्र भूख रूपी टोकन पाए बिना यदि मुंह के स्टेशन से अंधाधुंध आहार की गाड़ी छोड़ी जाएगी तो दुर्घटना के अतिरिक्त और किसी प्रकार की क्या आशा की जा सकती है। बुरी आदतों का कुचक्र। मनुष्य ने अनेक प्रकार की भली बुरी उन्नतियां की हैं। उनमें से एक बहुत बुरी उन्नति अपनी आहार संबंधी बुरी आदत के बारे में की है। भूख न लगने पर भी खाना एक ऐसी गलती है जिसका दंड पाचन क्रिया नष्ट होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इस गलती का कारण यह मालूम होता है कि जिह्वा इंद्रियों को नकली जायकों में बहका बहका कर उसे एक रिश्वतखोर राज कर्मचारी अथवा अभ्यस्त नशेबाज की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। किसी भी प्राणी का स्वाभाविक आहार उसके मूल रूप में उपलब्ध स्थिति में ही हो सकता है। चिड़िया दाने चुगती है, पशु घास खाते हैं, हिंसक जीव मांस और कीड़े मकोड़े अपनी अपनी उपयोगी चीजें खाते हैं, पर वे खाते उसी रूप में हैं जिसमें कि प्राकृतिक रूप से वह आहार उपलब्ध होता है। कोई भी उसे न पकाता, न पीसता और न स्वाद के लिए कोई अतिरिक्त मिर्च मसाला उसमें मिलाता है। इस मर्यादा का पालन करने पर ही भूख के अनुसार आहार का नियम वे ठीक प्रकार चला पाते हैं। मनुष्य ने अपने आहार में पोषण की उपयोगिता की उपेक्षा करके स्वाद को प्रधानता दी है। वह चाहता तो शाक, फल, दूध पर अपना गुजारा कर सकता था। अन्न के बिना काम नहीं चलता था तो उसे हरे रूप में अथवा सूखे अन्न को भिगोकर पुनः अंकुरित करके सजीव रूप में उसे ले सकता था। पाचन क्रिया को बहुत दुर्बल बना लिया तो उबालने की क्रिया भी अपना सकता था, पर हर पदार्थ को जला डालने, भून डालने से उसके पोषक तत्व नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाने से तो उसमें बचता ही क्या है। पोषण की दृष्टि से हमारे स्वादिष्ट कहलाने वाले पदार्थ केवल कोयला या छूछ की श्रेणी में ही गिने जा सकते हैं। पाचन यंत्र का विनाश। इस स्वत्व विहीन निर्जीव आहार को भी यदि मनुष्य भूख की मर्यादा का ध्यान रखते हुए खाता तो भी गनीमत था, पर मिर्च मसालों के आधार पर उन्हें भी अधिक मात्रा में और बिना आवश्यकता के समय कुसमय खाने की ठान ली। ऐसी दशा में पाचन यंत्र कब तक अपना सही काम कर सकता था? उसे बिगड़ना ही था। बिगड़ा भी हुआ है। मिर्च मसाले जो आज हमारे भोजन के प्रधान अंग बने हुए हैं, न केवल व्यर्थ है वरन हानिकारक भी है। छोटे बच्चे को लाल मिर्च खिलाई जाए तो वह उसकी जलन से बेचैन हो जाएगा और बुरी तरह तड़प तड़प कर रोने लगेगा। जिसने अपनी जीभ की आदत नहीं बिगाड़ी है, उस प्रत्येक व्यक्ति का यही हाल होगा, चाहे वह छोटी आयु का हो चाहे बड़ी आयु का। जीभ का डॉक्टर न मिर्च को शरीर के उपयोगी स्वीकार करता है न मसाले को, पर हमारी बुद्धि ही है जो हर किसी की आदत बिगाड़ देती है। रिश्वतखोरी का चस्का, जुए का चस्का, सिनेमा का चस्का, व्यभिचार का चस्का, नशेबाजी का चस्का जैसे आदत में शामिल होने पर मुश्किल से छूटता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष हानिकर दिखते हुए भी मिर्च मसाले और खटाई मिठाई के सम्मिश्रण से बनी हुई जायकेदार कहलाने वाली चीजें भी हमें प्रिय लगने लगती हैं और उन्हीं के स्वाद के लालच में मनुष्य समय कुसमय आवश्यक अनावश्यक भोजन करता है। भूख न लगने पर भी जब थाली सामने आती है या जायके की हुड़क लगती है तो लोग कुछ न कुछ मुंह में ठूसना आरंभ कर देते हैं।
कितने लोग हैं जो भूख की तृप्ति के लिए उपयोगी आहार को औषधि रूप में ग्रहण करते हैं। कितने लोग हैं जो आहार का चुनाव करते समय उसकी पोषण शक्ति का ध्यान रखते हैं। आमतौर से एक आनंद, स्वाद, विनोद, फैशन के रूप में ही तरह तरह के चित्र विचित्र भोजन खाए जाते हैं। इसी बुरी आदत ने हमारे जीवन वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाया है। जब तक यह बनी रहेगी तब तक पेट के सुधारने और शरीर के निरोग रहने की आशा को दुराशा मात्र ही मानी जानी चाहिए। भूख लगने पर ही खाया जाए। जब कड़ाके की भूख लगती है तभी मुख और आमाशय में से पाचक रसों का स्राव आरंभ होता है। भोजन केवल आमाशय के ही रसों से नहीं पचता, वरन उसमें मुख से निकलने वाली लार का भी पर्याप्त मात्रा में सम्मिश्रण होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब धीरे धीरे भली प्रकार चबाते हुए प्रत्येक ग्रास को देर तक मुंह में रख कर निगलें। उसे 22 बार चबाने का नियम स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बनाया है। इसके 3 लाभ हैं। आहार में मुंह से निकलने वाले पाचक रसों का समावेश पर्याप्त मात्रा में हो जावे। ग्रास पिसकर इतना पतला हो जावे कि कंठ के छिद्र पर अनावश्यक दबाव न पड़कर आसानी से नीचे उतर जाए। परिपूर्ण पिसे हुए आहार को पेट आसानी से हजम कर सके। जो लोग जल्दी में 2-4 दांत मारकर अध कुचले ग्रास को निगलते रहते हैं और उनके दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है। पीसने की शक्ति दांतों में है, आमाशय में नहीं। अध कुचले आहार को बेचारा पेट स्वयं ही पीसे भी और स्वयं ही पचावे भी तो उसे दूनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है। साथ ही बिना चबाया हुआ ग्रास मोटा भी रहता है, जिससे गले के छिद्र को उसे निगलने में असुविधा होती है। छिद्र चौड़ा हो जाता है और रगड़ पड़ने से भोजन नली की खराबी से दाह, खांसी, कफ जैसे रोगों की जड़ जमने लगती है। मुंह की लार पर्याप्त मात्रा में न मिल पाने से सूखा जैसा ग्रास निकलते समय कष्टकारक होता ही है। इस कमी को लोग रसाली दाल आदि के साथ ग्रास को भिगोकर पूरी करते हैं। जल्दी जल्दी बिना पूरी तरह चबाए भोजन करने की आदत बहुत ही बुरी है। पाचन यंत्र को बिगाड़ने में इस बुरी आदत का भी एक बड़ा हिस्सा रहता है। कहावत है कि रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि रोटी को इतना चबाया जाए कि वह पानी की तरह पतली हो जाए और पानी को धीरे धीरे चूसकर एक एक घूंट को कुछ देर मुंह में रखकर इस प्रकार पिया जाए कि वह कार्य भी रोटी खाने जैसा लाभदायक हो जाए। पानी पीते समय यदि कुछ देर मुंह में उसे रखा रहा जाए तो मुंह की लार का समावेश होने से वह पानी भी पाचक एवं गुणकारक बन जाएगा। हानिकारक अभक्ष्य पदार्थ। मसाले और मिठाई अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। आरंभ में वे पाचक जैसे दिखाई पड़ते हैं, पर उनमें पाचन का नहीं, भड़काने मात्र का गुण है। घोड़े को दौड़ाने में जो कार्य चाबुक कर सकती है, वही कार्य पेट को पीटने में मसाले करते हैं। आरंभ में इससे कुछ लाभ भले ही दिखाई दे, पर पीछे पेट की शक्ति जब दिन दिन क्षीण होती जाती है तो यह मसाले भी कुछ काम नहीं करते। इतना ही नहीं, इनकी आदत भी पड़ जाती है। कमजोर घोड़ा जैसे चाबुक से पिटे बिना दौड़ना तो दूर, साधारण चाल से भी चल नहीं पाता। वही दशा पेट की भी हो जाती है। अरुचि, अपच आदि अनेक व्यथाओं से ग्रसित उदर फिर नशे के आधार पर ही जीवित रहने वाले शराबी की स्थिति में पहुंचकर दिन दिन अशक्त होता जाता है। स्वास्थ्य के नाम पर बिना भूख अधिक मात्रा में भोजन होते रहने की हानि तो प्रत्यक्ष ही है। इसलिए जिन्हें आरोग्य प्यारा है उन्हें खटाई, मिठाई से, मिर्च मसालों से भरे हुए स्वादिष्ट कहलाने वाले व्यंजनों का मोह छोड़ना ही होगा। प्रातः काल थोड़ा दूध या छाछ ली जा सकती है। शरीर से कठोर काम करने वाले मजदूरों को छोड़कर और किसी को भी प्रातः काल भारी नाश्ता नहीं करना चाहिए। रात को सोते रहने के कारण सवेरे तक पिछला भोजन ठीक तरह हजम नहीं हो पाता, इसलिए उसे दोपहर तक पचाने का अवसर देना चाहिए। प्रातः थोड़ा दूध या छाछ ही पर्याप्त है। अधिक कमजोर पाचन प्रकृति के लिए नींबू और शहद गर्मियों में ठंडे और जाड़ों में गर्म जल में मिलाकर पी लिया करें तो उनके लिए इतना ही जलपान पर्याप्त है। मध्याह्न और सायंकाल भोजन के लिए 2 समय पर्याप्त है।
50 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए दोपहर को एक समय भोजन और शाम को फल दूध जैसी कोई हल्की चीज लेनी चाहिए। नियत 2 समयों के अतिरिक्त बीच में थोड़ी थोड़ी चाट पकौड़ी लेते रहने की आदत तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। इन नियमों का ध्यान रखा जाए। सप्ताह में एक दिन पेट को पूर्ण विश्राम देने के लिए उपवास भी करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है। बाजार भी अब तक सप्ताह में एक बार बंद रहते हैं। 24 घंटे के नौकर पेट को भी एक सप्ताह में एक दिन की फुर्सत मिलनी चाहिए ताकि वह 6 दिन की थकान मिटाकर अगले सप्ताह मुस्तैदी से काम करने के लिए ताजगी प्राप्त कर सके। उपवास के दिन जो केवल जल, नींबू, शहद आदि पर न रह सकें, वे दूध, छाछ, शाक, फल जैसा रसीला हल्का अल्पाहार ले सकते हैं। आजकल अन्न छोड़कर मावा की मिठाइयाँ, कुट्टू, सिंघाड़े आदि की बनी गरिष्ठ चीजें खाने की जो रूढ़ी चल रही है, वह तो उपवास करने से भी अधिक खराब है। उपवास का लाभ तभी है जब वह अंध परंपरा के रूप में नहीं, विवेक पूर्वक किया जाए। क्या खाएं? यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कैसे खाएं की बात महत्वपूर्ण है। कीमती पौष्टिक पदार्थों की सुविधा जुटाने या विटामिनों की सूची तलाश करने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी खाने में सावधानी रखना। हाथी, घोड़े, हिरन, लंगूर सरीखे प्राणी जब घास पात जैसी चारण समझी जाने वाली चीज से आवश्यक बल प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अन्न, दूध, शाक, फल जैसी सात्विक और परिपूर्ण पौष्टिक चीजों से क्यों समुचित शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? उन्हें पकाने और खाने का ढंग बदल देने मात्र से काम चल सकता है। सूखे अन्नों को पानी में भिगोकर अंकुरित करके फल और मेवों की तरह उपयोगी बनाया जा सकता है। अन्न या शाक पकाने हो तो उन्हें छिलके समेत थोड़ा कुचलकर भाप से उबाल लिया जाए तो उनके पोषक तत्व पकाने में नष्ट न होकर काफी अंशों में सुरक्षित रह सकते हैं और हमें समुचित शक्ति दे सकते हैं। थोड़ा नमक काम में लिया जा सकता है, पर मिर्च मसाले तो छोड़ ही देने चाहिए। चीनी निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी है। जरूरत प्रतीत हो तो गुड़, शहद, खजूर, शहद, किशमिश आदि की सहायता से मिठास की जरूरत पूरी की जा सकती है। मिठाइयाँ, पकवान, चाट, पकौड़ी, अचार आदि चीजों से जितना बचा जा सके बचना ही चाहिए। हरे शाक भाजी सलाद बनाकर खाए जा सकते हैं। गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, ककड़ी, पालक, आंवला, अदरक, नींबू आदि जो चीजें समय पर मिल सके उन्हें काट कर भोजन के समय कच्चा खाने से स्वाद भी प्राप्त होता है और पोषण भी। फलों में संतरा, पपीता आदि सस्ते भी हैं और अच्छे भी। अंगूर, अनार, सेब आदि महंगे फल जो लोग नहीं खा सकते, उनके लिए अमरूद, खीरा, आम, जामुन, ककड़ी, बेर, खरबूजा, तरबूजा, केला आदि के कुछ व्यवस्था करते रहने चाहिए। घी, तेल को केवल तीव्र पाचन क्रिया वाले ही पचा सकते हैं। दुर्बल पेट वालों को दूध, दही एवं फल, शाकों में घी वाले पैसे खर्च करने चाहिए। इससे उन्हें पोषण भी मिलेगा और पेट पर अनावश्यक दबाव भी न पड़ेगा। सात्विकता की प्रधानता। जो कुछ भी हम खाएं, भगवान को भोग लगाकर एक दिव्य प्रसाद समझकर प्रसन्न मन से खावें। अन्न को देवता मानकर उसका सम्मान करते हुए, उसकी पोषण शक्ति का ध्यान रखते हुए प्रमुदित चित्त से खाया हुआ भोजन एक विशेष प्राण शक्ति से संपन्न हो जाता है। सात्विक कमाई का सात्विक प्रकृति के स्नेही स्वजनों द्वारा पकाया हुआ शांतिमय वातावरण में प्रसन्न चित्त होकर ग्रहण किया हुआ साधारण भोजन भी दूषित परिस्थितियों के बहुत कीमती भोजन की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक होता है। आहार से हमारे पोषण का सीधा संबंध है, इसलिए उसे उपेक्षा पूर्वक नहीं, विचार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। शौक स्वाद को छोड़कर हमारा भोजन प्रकृति की प्रेरणा और उपयोगिता का पूरा ध्यान रखकर ही उदरस्थ किया जाने लगे तो स्वास्थ्य की एक पेचीदा समस्या का सहज ही हल हो सकता है। अखंड ज्योति, मई 1962, पृष्ठ संख्या 28, 29, 30, 31, 32, 33। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें
एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।